चलिए आज के लेक्चर में हम सबसे पहले ग्राफ्स को स्टडी करेंगे और फिर काइनेमेटिक्स के कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चंस की बात करेंगे। दो चीजें हमने आज स्टडी करनी है, एक ग्राफ्स और दूसरी चीज जो है कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चंस। सबसे पहला ग्राफ जो हम देखेंगे दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ग्राफ पे जो डिस्प्लेसमेंट लिखा होता है टर्म, वो मोस्ट ऑफ द टाइम पोजीशन के लिए होता है, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट नहीं होती। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होती थी, वो होती थी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट। मान लो एक पर्सन है, वो पोजीशन 1 पे प्रेजेंट है और वो किसी पोजीशन 2 पे चला जाता है। यहां पे वो प्रेजेंट था t इक्वल्स टू 0 पे और यहां पे वो पहुंच गया t इक्वल्स टू t पे। उसकी डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली ये लाइन डिस्प्लेसमेंट होती थी। दिस वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट है आपके पास, ठीक है ना, 1 2 वेक्टर, 1 से 2 तक वाला वेक्टर। लेकिन मैं कह रहा हूं ग्राफ में जरूरी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब यही हो। ग्राफ में मतलब होता है पोजीशन का। अब पोजीशन का मतलब क्या, पहले तो वो समझते हैं एक बार। मान लीजिए ये ओरिजिन है, तो पहली पोजीशन क्या हो गई, ये हो गई, दिस इज इनिशियल पोजीशन। यानी कि t इक्वल्स टू 0 पे ऑब्जेक्ट कहां पे प्रेजेंट है, हमारे रेफरेंस पॉइंट से कितनी दूर है वो, और किस डायरेक्शन में है वो भी। और ये वेक्टर जो है ये हो गई फाइनल पोजीशन। ये वेक्टर में भी आपने देखा था, फाइनल पोजीशन में से जब आप इनिशियल पोजीशन माइनस करोगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलती है। मैं कह रहा हूं ग्राफ में क्या होता है, ज्यादा प्रिसाइज टर्म है कि पोजीशन दी होती है। डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैसे हो सकता है, जब आपका पहली जगह पे जहां पार्टिकल प्रेजेंट है वही आपका रेफरेंस पॉइंट भी हो। यानी कि आप ऐसे समझ लो कि पार्टिकल यहां पे प्रेजेंट है t इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल्स टू 0 पे यहां पे प्रेजेंट है और हमने इसी को रेफरेंस ले रखा है, इसी पॉइंट को जहां पे पर्सन खड़ा है। पर्सन तो मूव कर जाएगा, वो पॉइंट वहीं का वहीं रहेगा। जैसे मैं इस वक्त जहां पे खड़ा हूं, ग्राउंड पे मैंने उस पॉइंट को ओरिजिन मान लिया, मैं अपनी जगह से यहां शिफ्ट भी हो गया, इधर भी चला गया, लेकिन क्या हुआ, वो पॉइंट तो ग्राउंड पे अपनी जगह ही है ना, तो ओरिजिन अपनी जगह से मूव नहीं करा रहे, पर्सन मूव करेगा। तो अगर हमने जहां पे इनिशियली हमारा पार्टिकल, ऑब्जेक्ट, बॉडी, पर्सन प्रेजेंट है, उसी को ओरिजिन ले रखा है, तो उसकी इनिशियल पोजीशन 0 हो गई, क्योंकि इसी को इसी से ज्वाइन करना है। तो कितनी बड़ी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, 0 लेंथ की। अब ये यहां से चलता है और यहां पे आ जाता है P पॉइंट पे, मान लो कब, T इक्वल्स टू T पे आ जाता है। तो अब क्या हुआ, यही डिस्प्लेसमेंट भी है। ये थी इनिशियल पोजीशन, दिस वाज, इसे इनिशियल पोजीशन, इसको फिर से लिख देता हूं, ये पूरे वेक्टर के लिए लिखा था मैंने, ठीक है ना, इनिशियल पोजीशन वेक्टर कह देता हूं उसे, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, यानी कि इनिशियल पोजीशन बताने वाला वेक्टर, और इसको कह देते हैं फाइनल पोजीशन वेक्टर। ये वाला पॉइंट इनिशियल पोजीशन है और ये जो है फाइनल पोजीशन है।
ठीक है, इनिशियल पार्टिकल यहां पे प्रेजेंट है तो दिस इज इनिशियल पोजीशन, और फाइनली पार्टिकल यहां आ जा रहा है तो ये क्या है, फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, ये डिस्प्लेसमेंट होती थी, तो ये अभी भी डिस्प्लेसमेंट है आपके पास। लेकिन अब इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट यही है, फाइनल पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट सेम है आपके पास। दिस इज ऑल्सो फाइनल पोजीशन वेक्टर, यही लाइन आपके पास, यही वेक्टर, यही एरो फाइनल पोजीशन वेक्टर है, और यही डिस्प्लेसमेंट भी है। यही एरो दोनों चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या होगा, अगर हमारे ग्राफ में इनिशियल पोजीशन पार्टिकल की ओरिजिन ही होगी, ग्राफ पे तो ओरिजिन आएगा ही, क्योंकि आपके पास दो एक्सेस होंगी, उनका इंटरसेक्शन ओरिजिन होगा। अगर वही इनिशियल पोजीशन होगी तब तो वो डिस्प्लेसमेंट दे रहा होगा ग्राफ। लेकिन अगर जो है वो इनिशियल पोजीशन नहीं हुई, वो कहीं और हुआ, तो वो डिस्प्लेसमेंट नहीं, फिर वो क्या दे रहा होगा, वो हमारे को पोजीशन बता रहा होगा पार्टिकल की। डिस्प्लेसमेंट कब बताएगा, जब इनिशियल पोजीशन ओरिजिन होगी, और पोजीशन कब बताएगा, जब जो है उसकी इनिशियल पोजीशन ओरिजिन नहीं होगी। जैसे मैं एक ग्राफ ले लेता हूं, ये टाइम वाली एक्सेस हो गई, ये डिस्प्लेसमेंट वाली एक्सेस हो गई, या पोजीशन वाली। लिखा कई बार उसे डिस्प्लेसमेंट ही होगा, हमें खुद से ही समझना होगा कि पोजीशन है कि क्या है। पोजीशन टाइम लिखा होगा तो भी हमें खुद से समझना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम लिखा होगा तो भी हमें खुद से ही कंक्लूड करना है कि क्या चीज है। वर्किंग के प्रोसेस हमारे मोर और लेस सेम रहेंगे, इसलिए प्रॉब्लम नहीं मिलती हमारे को। अगर मान लो पार्टिकल, अब ये ओरिजिन है, दिस इज पॉइंट इज ओरिजिन। अगर आपका ग्राफ यहां से शुरू होता है, t इक्वल्स टू 0 पे यहां पे था, जैसे यहां पे था, ये लाइन बन गई आपके पास। तो अब क्या है, t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल यहां पे था, कुछ देर के बाद वो पार्टिकल यहां पे पहुंच गया। तो ये बता रहा है कि जब टाइम की वैल्यू 0 से t1 हुई है तो पार्टिकल यहां से यहां पहुंच गया है। यही S1 उसकी पोजीशन भी है, यही S1 उसकी डिस्प्लेसमेंट भी है। यही S1 उसकी पोजीशन भी है और यही S1 उसकी डिस्प्लेसमेंट भी है। ठीक है ना, क्योंकि यहां से यहां पे S की वैल्यू कितनी थी, 0, यहां पे S की वैल्यू कितनी है, S1। तो फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन माइनस की, वो डिस्प्लेसमेंट होता था, S1 में से 0 माइनस किया, S1 मिल गया, तो S1 ही डिस्प्लेसमेंट मिल रही हो और S1 ही फाइनल पोजीशन भी है हमारे पास। ठीक है ना, तो ये ग्राफ में क्या हो गया, अगर ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो ये ग्राफ आपका पोजीशन भी दे रहा है और यही ग्राफ आपको डिस्प्लेसमेंट भी दे रहा है। लेकिन मान लो ग्राफ ऐसे हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये ओरिजिन है। अब देखो जब t 0 है, t 0 इस एक्सेस के ऊपर आपको मालूम है, अगर इसे y एक्सेस लिखा होता मैंने तो y एक्सेस पे x कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0। तो इसका मतलब है इस वाली एक्सेस पे ये वाला कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो t 0 हो गया यहाँ पे। जब t 0 है तो पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट है से S0। अब S0 ओरिजिन तो नहीं है, तो इसका मतलब ये पोजीशन बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं बता रहा, ये पोजीशन बता रहा है। कुछ देर के बाद इस पार्टिकल को हमने देखा किसी और टाइम पे से t इक्वल्स टू t1 पे, ये t इक्वल्स टू 0 पे था, t इक्वल्स टू t1 पे पार्टिकल कहां पे प्रेजेंट है, यहां पे, सपोज S1। तो अब उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, उसकी डिस्प्लेसमेंट है S1 माइनस S0। वो यहां से चला था और यहां पहुंच गया, तो वो क्या था पोजीशन, ऐसे मान के चलो कि जैसे वो यहां पे था तो ये वाली लेंथ क्या हो गई, इनिशियल पोजीशन आपको S0 से दे दी गई, ये S0 है।
प्लस में दिया हुआ है, प्लस से जो भी डायरेक्शन दे रहे होंगे वो हमारी डायरेक्शन हो गई। और फाइनल क्या हो गया, वो यहां पे पहुंच गया, तो ये चीज हमारे को S1 दे दी। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, ये चीज हमारे पास S1 माइनस S2 हो गई। यहां पे हम वेक्टर लगा दे रहे हैं, यहां पे हमें वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें हम प्लस माइनस के साइन से ही डायरेक्शन देंगे। ठीक है ना, दो ही पॉसिबल डायरेक्शन होंगी हमारे ग्राफ में, एक पॉजिटिव से देने वाली और एक नेगेटिव से देने वाली। पॉजिटिव वाली अगर अपवर्ड होगी तो नेगेटिव वाली डाउनवर्ड होगी, पॉजिटिव वाली अगर ईस्ट होगी तो नेगेटिव वाली वेस्ट होगी, पॉजिटिव वाली अगर नॉर्थ होगी तो नेगेटिव वाली साउथ होगी। तो ऑपोजिट डायरेक्शंस के लिए रहेगा। तो अब हमें यह समझ में आ गया कि ग्राफ हमें कैसे देगा, क्या चीज देगा। अब हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे क्या चीज हमें क्या देगी। ग्राफ पे जो भी कर्व बनी होगी, लाइन बनी होगी, उस लाइन से हम कैसे कंक्लूड करेंगे कि हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें गैदर होंगी, वो हम देखते हैं। देखो अब एसटी ग्राफ किस किस चीज के लिए, इससे शॉर्ट में एसटी ग्राफ लिख दिया जाता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की पहली चीज, it can be used to find instantaneous position। इंस्टेंटेनियस पोजीशन यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे 5 सेकंड पे पार्टिकल की पोजीशन, तो वो इंस्टेंटेनियस पोजीशन हो गई 5 सेकंड की। 4 सेकंड पे पार्टिकल की पोजीशन, ये 4 सेकंड वाले इंस्टेंट पे पार्टिकल की पोजीशन। तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम बॉडी की पोजीशन बताने के लिए इस ग्राफ को यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज, इट कैन बी यूज्ड टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट। पहले 5 सेकंड में उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, t इक्वल्स टू 5 सेकंड से लेकर के t इक्वल्स टू 9 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, t इक्वल्स टू 8 सेकंड से लेकर के t इक्वल्स टू 15 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, t इक्वल्स टू 0 से लेकर के t इक्वल्स टू 9 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, पहले 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, ऐसी चीज हम इससे निकाल सकते हैं। तीसरी चीज, it can be used to find instantaneous velocity। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे t इक्वल्स टू 5 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है, t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है, t इक्वल्स टू 8 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है। यानी किसी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे जो हम वेलोसिटी निकालेंगे वो उस इंस्टेंट की, उस पर्टिकुलर टाइम की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 5 सेकंड मीन वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 5 सेकंड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड मींस वेलोसिटी एट 2 सेकंड। तो हम किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं इस ग्राफ से। ठीक है ना। It can be used to find average velocity। It can be used to find distance covered। It can be used to find average speed। ठीक है ना। इतनी चीजें हम इससे निकाल सकते हैं। निकालेंगे कैसे वो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक जनरल आइडिया हम ग्राफ्स की बात करते हैं।
किसी ग्राफ से कुछ चीज़ों को निकालने की बात को हम समझते हैं कि हम कैसे कैसे कुछ चीज़ें निकालेंगे, उसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे वापस लौटेंगे। एक ये पार्ट हमारा ओवर हो गया। अभी स्लोप फाइंड करना ग्राफ पे, ठीक है ना। स्लोप फाइंड करना सीखेंगे, सबसे एक एक करके हम चीज सीखते जाते हैं। कोई हमें ग्राफ गिवन है, उस पर हम स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम समझते हैं। ये जरूरी नहीं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं, हम जनरल ग्राफ की बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे y और यहाँ पे x ही लिख रहा हूं। जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा तो यही सी y का नाम s हो जाएगा और इसी x का नाम t हो जाएगा। तो अभी हम एक जनरल ग्राफ देख रहे हैं कि इसमें हम कैसे निकालेंगे। एक केस है कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन होगी, मान लो ये स्ट्रेट लाइन गिवन है, तो अब इसका स्लोप कैसे निकाला जाए स्ट्रेट लाइन का। हो सकता है मेरे को इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता हो या 2 से ज्यादा पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता हो। जैसे मान लो यहाँ पे x की वैल्यू x1, यहाँ पे x की वैल्यू x2, यहाँ पे y की वैल्यू y1, यहाँ पे y की वैल्यू y2। तो मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल गया। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x1 y1। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, सिमिलरली x2 y2। जब हम मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे थे तो हमने समझा था कि स्लोप जो होता है m that is given as y2 minus y1 upon x2 minus x1। तो मैं इसे स्लोप निकाल सकता हूं। तो स्ट्रेट लाइन गिवन है तो मेरे को इस तरह से स्लोप मिल सकता है। हो सकता है कि मुझे कोई एंगल दे दिया गया हो, जैसे मान लो मुझे ये एंगल दे दिया थीटा। अगर इसी लाइन को पीछे प्रोड्यूस करूं तो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को कट कर जाएगी। ऐसे मैं इसको पीछे प्रोड्यूस कर दूं इस लाइन को, और एक्स एक्सिस को भी इधर प्रोड्यूस कर लूं, तो ये एक्स एक्सिस को कट कर जाएगी। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ इतना एंगल बना रहा है जो कि थीटा ही है। आप देख रहे हो कि ये लाइन पैरेलल हो गई, ये ट्रांसवर्सल हो गई, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, तो ये थीटा है। तो यहां पे मार्क कर दिया मैंने, तो भी वही बात है, यानी कि मैं स्लोप निकाल सकता हूं tan थीटा से। और एक स्लोप निकालने का तरीका है dy by dx, कैलकुलस की लैंग्वेज में। ये 3 मेथड है किसी भी ग्राफ पे स्लोप निकालने के लिए। कोई भी ग्राफ दिया जाएगा तो अगर हमें हो सकता है स्ट्रेट लाइन, ये कब के लिए एप्लीकेबल होगा, स्ट्रेट लाइन के लिए। ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन होगा तभी आप ये लगा सकते हो। ये कब के लिए एप्लीकेबल होगा, स्ट्रेट लाइन के लिए। और ये फॉर एनी लाइन, फॉर एनी लाइन, चाहे वो स्ट्रेट हो या कर्व हो, ये वाला फॉर्मूला सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। यानी कि ये फॉर्मूला ऐसा है जो स्ट्रेट लाइन के लिए भी एप्लीकेबल होगा, कर्व के लिए भी। लेकिन ये 2 फॉर्मूले जो हैं वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन के केस में एप्लीकेबल होंगे, कर्व के लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाएंगे हमारे लिए, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं एक एक चीज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए कि हम कैसे कैसे वर्कआउट करेंगे। तो कुछ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे जो स्लोप होता है उसकी बात भी कर लें। स्लोप
ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ लिखा होगा तो भी यही बात एप्लीकेबल होगी, गिव्स वेलोसिटी। अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिल जाएगी। अभी हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की ही बात करेंगे, फिर देखेंगे कोई और ग्राफ में जाएंगे तो उसमें स्लोप क्या चीज देती है, ये हम थोड़ा आगे देखेंगे। अभी हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करते हैं, और एक हमने ये समझ लिया कि स्लोप कैसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना रहे हैं। अगर ये स्ट्रेट लाइन होता है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन ऐसे हो, चाहे वो स्ट्रेट लाइन ऐसे हो, चाहे वो स्ट्रेट लाइन ऐसे हो, इन सारे केसेस में वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है। स्ट्रेट लाइन जब भी बनेगी तो स्लोप कांस्टेंट रहेगा, तो इसमें क्या है, v इज कांस्टेंट, v कांस्टेंट, v कांस्टेंट। इन सारी लाइंस में वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो वेलोसिटी देता है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट टाइम, ये भी स्ट्रेट लाइन है, इसमें भी v कांस्टेंट है, इधर नहीं बना रहा, ये v इक्वल्स टू कांस्टेंट, जैसे इसमें v कांस्टेंट था। फर्क क्या है, इन सबके स्लोप पॉजिटिव है, तो इनके लिए क्या है, इस ग्राफ में कांस्टेंट तो है, v इज कांस्टेंट, साथ में एंड पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव। लेकिन इसमें क्या है, एंड नेगेटिव, क्योंकि इसमें आप देख लो ये जो एंगल बना, इंक्लिनेशन बना, ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, और tan थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव स्लोप मतलब नेगेटिव वेलोसिटी हो गई हमारे पास। ठीक है, तो हमें अब मालूम चला कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगी तो उसमें क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। ठीक है, कैसा भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, स्लोप क्या चीज देगा, वेलोसिटी। ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन हुई तो क्या होगा, स्लोप कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। अब स्ट्रेट लाइन नहीं हुई तो क्या होगा, तो एक ग्राफ बना करके देखते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, जिसमें हमारी ग्राफ लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, मान लीजिए स्ट्रेट लाइन इस तरह से बनी है। अब इसके लिए स्ट्रेट लाइन, ग्राफ लाइन इस तरह से बनी, ये स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, इट इज अ कर्व लाइन। अगर ये कर्व लाइन है तो वेलोसिटी इज वेरिएबल। पहली चीज क्या हो गई मेरे पास, v नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब कांस्टेंट नहीं है तो हमें दो चीजें और जाननी है, वेरी तो कर रही है, इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, पहले इंक्रीज करती है फिर डिक्रीज करती है, पहले डिक्रीज करती है फिर इंक्रीज करती है, या कंटिन्यूअसली डिक्रीज करती है या कंटिन्यूअसली इंक्रीज करती है, इस चीज की बात करते हैं। तो ऐसे केस में पहले तो स्लोप निकालेंगे कैसे, हम किसी भी पॉइंट पे इस कर्व पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट जो है हमारे को वेलोसिटी, उस टेंजेंट का स्लोप जो है उस पॉइंट पे वेलोसिटी देगा। इसका मतलब है अगर ऐसा ही ग्राफ बना दे रहा हूं मैं,
पे टाइम, इस पे डिस्प्लेसमेंट। मैं इस पॉइंट पे बात करूं कि इस पॉइंट पे सपोज इस पॉइंट का नाम ए, देखो अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है, जैसे ये लाइन मैंने बना दी, तो मैंने क्या किया, ए पे मैं वेलोसिटी निकालना चाहता हूं, तो मैंने टेंजेंट ड्रॉ की इस कर्व के ऊपर, ए पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ की। अब वो यहां पे आ गई एक्स एक्सिस पे, तो ये एंगल जो है ना सपोज θ1 हो गया, और ये एंगल मान लो θ2 है, बी पे ड्रॉ की गई टेंजेंट। अगर मुझे ए पे वेलोसिटी चाहिए, तो ए पे जो टेंजेंट ड्रॉ की है उस टेंजेंट का जो स्लोप है वो मेरे को ए पे वेलोसिटी देगा, यानी कि वेलोसिटी एट ए कितनी होगी, tan θ1, और वेलोसिटी एट बी कितनी हो जाएगी सिमिलरली, tan θ2। ये एंगल θ2, दिस एंगल इज θ2। अब कौन सा एंगल बड़ा है, θ1 या θ2? सपोज मैं इस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं, इस तरह से पैरेलल मूव कराता जाता हूं, ये मैंने ए पे ड्रॉ की गई टेंजेंट के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी है, दिस वाज θ2। अब दो पैरेलल लाइंस का तो स्लोप सेम ही होता है, तो ये वाला एंगल आपके पास θ1 है, इसका मतलब θ1 बड़ा है और θ2 छोटा है। फिगर से में दिख रहा है, जब कर्व हमने इस तरह की बनाई तो क्या हुआ, θ1 बड़ा था, θ2 छोटा था, θ1 बड़ा था, θ2 छोटा था। अब अगर θ1 छोटा है, बड़ा है और θ2 छोटा है, तो इसका मतलब हुआ कि tan θ1 बड़ा है tan θ2 से। देखो tan के लिए याद करते हैं वैल्यूज हम, tan 0 की वैल्यू sin 0, tan sin अपॉन cos होता है, तो tan 0 का मतलब हो गया sin 0 अपॉन cos 0। वैसे तो आपको याद भी होनी चाहिए tan की वैल्यू, लेकिन फिर भी एक बार चलो sin और cos के टर्म में कर लेते हैं। tan 0 हो गया हमारे पास sin 0 अपॉन cos 0, sin 0 0 हो गया, cos 0 1 हो गया, 0 अपॉन 1 0 हो गया, यानी कि tan 0 की वैल्यू 0। 0 से एंगल थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, सपोज 30 डिग्री कर देते हैं। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, यानी कि tan 0 की वैल्यू 0 थी, tan 30 डिग्री की वैल्यू हो गई 1/√3। 0 से बड़ी हो गई ना वैल्यू, जब आपने एंगल 0 से 30 डिग्री किया तो रिजल्ट क्या होगा, आपके पास tan थीटा की भी वैल्यू बड़ी हो गई, थीटा बड़ा होते ही। चलो हम 30 से और बड़ा एंगल लेते हैं, और बड़ा कर देते हैं, 60 डिग्री, 45 डिग्री कर देते हैं। tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी थी, 1/√3। अब 1/√3 1 से छोटा है, न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में √3, √3 का मतलब 1.732। डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से छोटी है। tan 45 tan 30 से बड़ा है, यानी कि जब आपने एंगल 30 डिग्री से बड़ा किया, 45 डिग्री किया, तो रिजल्ट क्या हुआ, आपके पास tan की वैल्यू भी बढ़ गई, tan 30 से बड़ा हो गया tan 45। और बड़ा करते हैं एंगल, 60 डिग्री कर देते हैं, tan 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3, √3 का मतलब 1.732, tan 45 से भी बड़ी हो गई वैल्यू। तो यही मैं कह रहा हूं कि अगर θ1 बड़ा है तो tan θ1 भी बड़ा होगा। If θ1 is greater than θ2, then tan θ is greater than tan θ1 is greater than tan θ2। cos में ऐसा नहीं होता, cos में जैसे जैसे एंगल बढ़ता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वैसे वैसे cos की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। देखो cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 डिग्री की वैल्यू, cos 30 डिग्री की वैल्यू हो गई हमारे पास √3/2, √3 का मतलब 1.732 डिवाइडेड बाई 2, न्यूमरेटर 1.732, डिनोमिनेटर 2, डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, ये वैल्यू तो 1 से भी छोटी आएगी, और tan 0 की वैल्यू कितनी थी, 1 थी। तो यानी कि जैसे ही मैंने 0 से एंगल बढ़ा किया 30 डिग्री, तो cos में वैल्यू क्या हुई, डिक्रीज कर गई। एंगल तो बड़ा हुआ, लेकिन cos में बड़े एंगल की वैल्यू छोटी है। आप और बड़ा कर दो, 45 डिग्री पे ले जाओ, तो cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1/√2। ये वैल्यू cos 30 डिग्री वाली वैल्यू से भी छोटी है, cos 60 डिग्री कर दिया हाफ,
ये और छोटी हो गई। तो जैसे जैसे एंगल बड़ा कर लो कॉस में वैल्यू डिक्रीज करती है। साइन और टैन दोनों में फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल बड़ा होता जाता है, तो साइन और कॉस की वैल्यू भी बड़ी हो जाती है। इफ थीटा इंक्रीजेस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट देन साइन थीटा एंड टैन थीटा आल्सो इंक्रीज। इफ थीटा इंक्रीजेस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट देन कॉस थीटा डिक्रीजेस। ठीक है, तो यहां पे टैन थीटा वन बड़ा हो गया, और टैन थीटा वन क्या था, वेलोसिटी थी ए पे, तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। वी ए बड़ा है, वी भी छोटा है, टाइम तो बढ़ता ही है, जीरो टाइम, कुछ बड़ा हुआ टाइम यहाँ पे सपोज t1 हो गया, यहाँ पे आके टाइम t2 हो गया। तो अब आपको क्या मालूम चला कि जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं टाइम की वैल्यू बढ़ रही है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, हमारे पास वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। तो स्ट्रेट लाइन नहीं है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, एक चीज तो हुई, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। अब मैं ये नहीं लिख रहा कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, उसकी जगह सिंपली लिख रहा हूं v इज डिक्रीजिंग। v डिक्रीज कर रहा है, जब v डिक्रीजिंग है तो ऑब्वियसली कांस्टेंट नहीं है। तो जब भी ऐसा ग्राफ बनेगा तो उसमें स्लोप डिक्रीजिंग होगा, ध्यान रखिएगा। ऐसे ग्राफ को, इस तरह का ग्राफ बनेगा जब हम उसे डिक्रीजिंग ग्राफ कहते हैं। डिक्रीजिंग ग्राफ से मतलब क्या है, ग्राफ का स्लोप डिक्रीजिंग है। तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ है जिसमें स्लोप डिक्रीजिंग है, और ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है, स्लोप वेलोसिटी देता है तो वेलोसिटी डिक्रीजिंग। यानी कि इस तरह का ग्राफ बनेगा तो v डिक्रीजिंग हो गया। अगर v डिक्रीजिंग हो गया तो एक्सेलरेशन कैसा हुआ, नेगेटिव। एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, यानी कि वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्टेड है, इसीलिए वेलोसिटी को कम करता जा रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है। अभी हमें इस ग्राफ को देखते सिर्फ ये नहीं पता चल रहा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल, लेकिन हमें ये जरूर मालूम चल रहा है कि वो डिक्रीजिंग है। क्या डिक्रीजिंग है, वेलोसिटी डिक्रीजिंग, और एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है। ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन के लिए ये नहीं मालूम कि कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, पर ये मालूम है एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी मैं ऐसा कर्व बनाऊंगा तो उस कर्व पे क्या होगा, स्लोप डिक्रीजिंग होगा। कुछ भी होता हो y, कुछ भी होता हो x, चाहे y जो है डिस्प्लेसमेंट हो जाए, x टाइम हो जाए, चाहे y वेलोसिटी हो जाए, x टाइम हो जाए, चाहे y वेलोसिटी हो जाए, x डिस्प्लेसमेंट हो जाए, लेकिन अगर ग्राफ ऐसा बना है तो स्लोप डिक्रीजिंग, ऐसा ग्राफ डिक्रीजिंग स्लोप का होता है। ठीक है, और अगर जस्ट उल्टा हो जाए, ग्राफ इस तरह की शेप में आ जाए, तो ये इंक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ होता है, इसमें स्लोप बढ़ता जाता है। आप सिमिलर तरीके से टेंजेंट बना करके चेक कर सकते हो। तो अब ऐसा ग्राफ होगा तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी डिक्रीजिंग हो जाएगी, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, और वेलोसिटी डिक्रीजिंग है तो वेल क्लियर है अपने आप ही कि वेलोसिटी कांस्टेंट तो नहीं है। अब एक और ग्राफ बना करके देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ, ये ग्राफ इस तरह से बना है। अब वेल क्लियर है, ऐसा ही ग्राफ बना दिया मैंने। तो इसमें क्या हो गया हमारे पास, v इज इंक्रीजिंग, और अगर v इंक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन कैसा है, a इज पॉजिटिव। वी डोंट नो वेदर a इज कांस्टेंट और वेरिएबल। एक्सेलरेशन का हमें ये नहीं पता कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है, पर इतना मालूम है कि वो पॉजिटिव है। हो सकता है एक्सेलरेशन हमारे पास इंक्रीजिंग हो सकता है एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग हो। एक्सेलरेशन डिक्रीज होने के बाद भी वेलोसिटी बढ़ेगी। मान लो मैं इसे लिखता हूं t, t की वैल्यू मैंने लिखनी है, एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखनी है, और वेलोसिटी की वैल्यू लिखनी है। जब t 0 था तो मान लो v भी 0 था, लेकिन उस समय एक्सेलरेशन जो था वो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। ठीक है, ये वैल्यू एक्सेलरेशन की t 0 से लेकर t इक्वल्स टू 1 तक रहती है। t 0 से लेकर के t इक्वल्स टू 1 तक मान लो यही वैल्यू रही, यानी कि एक सेकंड के लिए ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहा है, ऐसा मान लो। तो t 0 से बढ़ के 1 हुआ, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी,
अब 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी को क्या करना है, हर एक सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड बढ़ना है। तो क्या हुआ, वेलोसिटी बढ़ी और वेलोसिटी हो गई मेरे पास, पहले 0 होती थी, 0 से 8 मीटर पर सेकंड बढ़ी, 8 मीटर पर सेकंड हो गई। अब मान लो, उसको फिर से लिखता हूं मैं, ऐसे करता हूं, डेल टी या टी इक्वल्स टू 0 से लेकर के टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड तक एक्सेलरेशन 0 है, मान लो एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे मान लो, और u आपको गिवन है 0, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 गिवन है। तो आप मुझे बता सकते हो वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड कितनी है? सिंपल, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है, 1 सेकंड तक तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही है, तो v इक्वल्स टू u प्लस 80 लगाएंगे, u 0 है तो 80 करना है, टाइम की वैल्यू हो गई 1 सेकंड, 8 इंटू 1 किया तो 8 मीटर पर सेकंड, यानी कि वेलोसिटी 0 से बढ़कर के 8 मीटर पर सेकंड हो गई। अब एक दूसरा इंटरवल लिया हमने, t इक्वल्स टू 1 सेकंड से लेकर के t इक्वल्स टू 2 सेकंड का एक्सेलरेशन डिक्रीज कर लिया, एक्सेलरेशन हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो एक्सेलरेशन डिक्रीज हो गया है, लेकिन अभी भी ये कह रहा है कि वेलोसिटी इस टाइम इंटरवल में कितना चेंज करेगी, 4 मीटर पर सेकंड, इस 1 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी चेंज होगी। तो अब t इक्वल्स टू 1 पे वेलोसिटी कितनी हो गई थी, इतनी हो गई थी, तो t इक्वल्स टू 2 पे जाकर के 4 मीटर पर सेकंड बढ़ जानी है, तो यहां पे वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 12 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन डिक्रीज हुआ लेकिन वेलोसिटी तो बढ़ी है ना, तो यहां पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। अगर डिक्रीज भी हो रहा है तो भी वेलोसिटी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रहा है तो भी वेलोसिटी बढ़ रही है, और ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो मतलब कांस्टेंट है तो भी वेलोसिटी बढ़ रही है। पॉजिटिव है इतना पता चला है, हमें नहीं मालूम इस ग्राफ से कि एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है कि एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सिर्फ इतना ही मालूम चला है कि पॉजिटिव है, और इसके पॉजिटिव होने की वजह से हमें मालूम चला है कि वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। जस्ट रिवर्स कह सकते हो कि वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो ये ध्यान रखेंगे, ऐसा ग्राफ मतलब स्लोप डिक्रीजिंग, ऐसा ग्राफ मतलब स्लोप इंक्रीजिंग। अब स्लोप जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता होगा, अगर ऐसा ग्राफ होगा तो वो फिजिकल क्वांटिटी इंक्रीजिंग हो जाएगी, डिक्रीजिंग हो जाएगी, और ऐसा ग्राफ होगा तो वो फिजिकल क्वांटिटी इंक्रीजिंग हो जाएगी। चलिए, हमें कहा गया कि आपको एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया गया, ये ओरिजिन है, t इक्वल्स टू 0 पे बॉडी ओरिजिन पे प्रेजेंट है, टाइम बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा, ये बॉडी ऐसे मूव करती जा रही है, उसकी वेलोसिटी, उसकी डिस्प्लेसमेंट कैसे, इसकी पोजीशन कैसे टाइम के साथ चेंज कर रही है वो दिया है। इस ग्राफ में क्योंकि t इक्वल्स टू 0 पे बॉडी ओरिजिन पे ही है, तो ये ग्राफ आपको सच में डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। पोजीशन तो होती ही है हमेशा, डिस्प्लेसमेंट भी दे रहा है, जहाँ पे जो पोजीशन है वही उसकी डिस्प्लेसमेंट भी है। जैसे मैं कहूँ t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे बॉडी की पोजीशन क्या है, तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, यहाँ पे टाइम लिखा हुआ, ब्रैकेट में यूनिट लिखा है सेकेंड, यानी कि यहाँ पे जो भी एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ है, टाइम की एक्सिस है, उसमें टाइम है और वो सेकेंड में मेजर किया जा रहा है। ऐसे ही ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये किस में है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास मीटर में है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन मीटर, ठीक है ना, मीटर में दी गई है। तो मान लो उसे कहता है कि t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे बॉडी की पोजीशन क्या है, तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे बॉडी की पोजीशन निकालनी है, तुम क्या करेंगे, t इक्वल्स टू 2 से जो भी हमारी ग्राफ लाइन होगी उस ग्राफ लाइन तक हम लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर टू द टाइम एक्सिस। यहां से हमने क्या किया, स्केल रखा, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी शुरू की, कहीं जाकर के ये ग्राफ लाइन को मीट कर गई, जैसे यहाँ पे मीट कर रहा है। इस पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा दिया डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के ऊपर, जहां पे आकर के मीट किया वो डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे बॉडी की पोजीशन क्या होगी, 20 मीटर। t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे बॉडी की पोजीशन 20 मीटर है। पूछूं 2 सेकेंड में बॉडी की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो इनिशियली t इक्वल्स टू 0 पे था और t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे पहुंच गया यहाँ, तो पोजीशन कितनी चेंज हुई उसकी, 0 से लेके 20 तक, यानी कि 20 माइनस 0 तो 20 मीटर की उसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई। पूछूं 1 सेकेंड से t इक्वल्स टू 1 सेकेंड से लेकर के t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, तो अब मैं पूछ रहा हूँ यहां से यहां जब टाइम चेंज हुआ तो ये टाइम था तो बॉडी यहाँ पे थी, यानी कि 10 मीटर पे थी। जब ये टाइम हुआ तो बॉडी यहाँ पहुंच चुकी है 20 मीटर पे।
तो 10 मीटर की पोजीशन से 20 मीटर पे चली गई तो चेंज कितना आ गया, 10 से 20 तक का चेंज कितना, 10 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट हो गई 10 मीटर की। अब मैंने पूछा कि बताओ t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे बॉडी की पोजीशन क्या है, तो t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, यहाँ 3 सेकेंड से चले हम ऊपर, इसके परपेंडिकुलर बनाते हुए यहाँ पे पहुंचे ग्राफ पे, ग्राफ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा दिया यहाँ पे, तो 10 मीटर पे पहुंच गया। तो हमने कहा t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे बॉडी की पोजीशन कितनी है, बॉडी की पोजीशन जो है वो 10 मीटर का, 3 सेकेंड में बॉडी की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो बॉडी की डिस्प्लेसमेंट 0 से चला, बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, 20 हो गया, बढ़ते बढ़ते कम होने लगी कम होने लगी, यानी कि बॉडी वापस लौटने लगी। यहां से मान लो बॉडी चली थी 0 वाली पोजीशन से, चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई, 20 वाली पोजीशन पे पहुंच गई, बढ़ते बढ़ते 20 मीटर की पोजीशन पे पहुंच गई। इस 20 मीटर की पोजीशन पे पहुंच करके इस बॉडी ने क्या किया, ये वापस लौटने लगी है, ये बॉडी इधर वापस आने लगी वापस आने लगी वापस आने लगी। t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे ये बॉडी यहां पहुंच गई, ये t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे था, ये t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे था। अब बॉडी यहां पहुंच गई, बॉडी यहां पे 2 बार है, 10 मीटर पे बॉडी 2 बार है, एक t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे है और एक और बार है कितने पे, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे भी यही है। तो अब मैं पूछूं कि इसकी 3 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, तो 3 सेकेंड के लिए देखो, पहले 2 सेकेंड तक ये इधर गई थी, फिर 1 सेकेंड इधर आई थी, 3 सेकेंड पे यहां पहुंची थी। डिस्प्लेसमेंट क्या होती थी, इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये इतनी डिस्प्लेसमेंट है, और ये कितना था, ये हमारे पास 10 मीटर था। अगर इस पॉइंट का नाम O है, इसका A है, इसका B है, तो ये पॉइंट आपका A है, ये पॉइंट आपका क्या है, B है, ठीक है। तो A पे प्रेजेंट है, तो OA की डिस्प्लेसमेंट हो गई, O से A तक की डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर की हो गई, ठीक है। O से A डिस्प्लेसमेंट 1 सेकेंड की भी है, O से A ही डिस्प्लेसमेंट इसकी जो है वो 3 सेकेंड की भी है, यानी कि 10 मीटर इसकी डिस्प्लेसमेंट 2 बार हुई है, ज्यादा भी हो सकती है, अभी आगे भी आप देख रहे हो एक बार 10 मीटर मिलेगा आपको कहीं ना कहीं। तो ये हमारे को मालूम चल गया, यानी कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर हमें पोजीशन निकालनी है तो हम क्या करेंगे, टाइम पे वो वाला इंस्टेंट टाइम एक्सेस पे ढूंढ लेंगे। जैसे मैंने कहा t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे निकालनी है, तो मैंने इस एक्सेस पे t इक्वल्स टू 3 सेकेंड लोकेट किया, मुझे ये मिल गया 3 सेकेंड। यहां से मैंने t एक्सेस के परपेंडिकुलर लाइन बनानी शुरू की, ये लाइन ड्रॉ करनी शुरू की परपेंडिकुलर टू t एक्सेस, कहीं ना कहीं ये ग्राफ लाइन को मीट कर गई, यहां पे मीट कर गई, सपोज C पॉइंट पे मीट कर गई। तो अब C पॉइंट पे अगर मीट कर गई तो C से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस डिस्प्लेसमेंट वाली एक्सेस पे, जहां पे ये परपेंडिकुलर आकर के मीट किया, यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई या पोजीशन हो गई t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे। इंस्टेंटेनियस पोजीशन इस तरह से निकलेगी। कैसे निकालेंगे, फिर से बोल रहा हूं, मान लो मुझे कहता है t इक्वल्स टू 6 सेकेंड पे पोजीशन बताओ, तो मैं क्या करूंगा, यहां से 6 सेकेंड वाली जगह से स्टार्ट करूंगा, परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस, ये यहां पे पहुंच गया। अब यहां से पैरेलल टू टाइम एक्सिस दैट इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट एक्सिस में चलना शुरू करूंगा। और ऐसे परपेंडिकुलर लाइन बढ़ाते बढ़ाते मैं यहां पे आ जाऊंगा। मैंने मेजर करके नहीं, अंदाजे से लिखा हुआ है तो हो सकता है ठीक ना है, तो लेकिन प्रोसेस यही होगा कि ये परपेंडिकुलर इस पे आकर के मीट कर जाएगा, तो जहां पे मीट करेगा वो इसकी t इक्वल्स टू 6 सेकेंड की पोजीशन हो गई या डिस्प्लेसमेंट भी हो गई अभी। तो इंस्टेंटेनियस पोजीशन, वैसे हमें ग्राफ पे कभी इंस्टेंटेनियस पोजीशन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे निकालने को नहीं कहता है, लेकिन मैंने आपको बताया था यूज में कि इससे जो है हम पोजीशन निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, तो वो मैंने आपको तरीका बताया कैसे निकालोगे। जनरली हमसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे क्या निकालने को कहता है वेलोसिटी निकालने को कहता है। जैसे अब मैं कहूं क्या बताओ, आपसे कहता है फाइंड, ग्राफ ये गिवन है आपको, वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। अब मैंने देखा t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, ये तो स्ट्रेट लाइन ही है, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड का पार्ट लिया इतना छोटा सा, तो ये तो पूरी यही वाली स्ट्रेट लाइन है।
तो मुझे इस जगह पे वेलोसिटी निकालनी है, यानी कि इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना है। अब स्लोप निकालने के लिए क्या मुझे इस लाइन पे 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता है? तो ऑफ कोर्स इनफैक्ट 3 पॉइंट्स के पता है। यहाँ का कोऑर्डिनेट्स पता है, यहाँ के कोऑर्डिनेट्स भी पता है और यहाँ के कोऑर्डिनेट्स भी पता है। किसी भी एक जगह के कोऑर्डिनेट्स मैं नोट कर लेता हूँ, 2 जगह के मतलब इसमें से एक तो मैं ओरिजिन के ही नोट कर लेता हूँ, वो तो हो गए मेरे पास 0,0। दूसरा मैं नोट कर लेता हूँ सपोज ए पॉइंट के। तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है? एक है 1 सेकेंड और दूसरा वाला कोऑर्डिनेट है 10 मीटर। ये नोट कर लिया। अब जब वेलोसिटी निकालनी है तो मैं स्लोप निकाल देता हूं। v at t equals to 1 second equals to slope of लाइन OA, OB, AB कुछ भी लिख सकते हो। This implies velocity at t equals to 1 second equals to, अब स्लोप होता था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y की जगह क्या है? s है आपके पास, तो इसको मान लो ये s2 है, इसको मान लो ये t1 है, ये हो गया s1, ये हो गया ये t2, सॉरी s2 माना था, इसे s2, इसे t2, ये t1, ठीक है ना? ऊपर लिख देता हूं ये t1। तो अब स्लोप कितना हो जाएगा? s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। 10 मीटर में से 0 मीटर माइनस हुआ, 10 मीटर ही आ गया। 1 सेकेंड में से 0 सेकेंड माइनस हुआ, 1 सेकेंड ही आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी मिली। क्योंकि मुझे मालूम चल गया था ए पे निकालने के लिए ये ए के पास का छोटा सा पोर्शन लेने पे यही वाली लाइन बन रही है, कर्व तो है नहीं, स्ट्रेट लाइन है। तो आप बी के कोऑर्डिनेट्स भी नोट कर सकते हैं, जैसे मैंने ओ और ए के लिए हैं, तो हो सकता है कि आप ओ और बी के या ए और बी के ले लेते। सपोज मैं बी के भी कोऑर्डिनेट्स लिखता हूं, तो बी के कोऑर्डिनेट्स देखूं क्या है यहाँ पे, ये है 2 सेकेंड का, और ये कोऑर्डिनेट है 20 मीटर का। मैं यही चीज फाइंड करने के लिए जो मैंने लिखा स्लोप ऑफ लाइन OA, उसे मैं ये भी कह सकता था स्लोप ऑफ लाइन OB या स्लोप ऑफ लाइन AB, ऐसा कुछ भी कह सकता हूं। चलो लो इससे भी एक बार निकाल के देखते हैं, इतने पार्ट से स्लोप निकाले तो OB का स्लोप कितना निकलेगा? B पे जो, अब मैं O और B के कोऑर्डिनेट्स अलग से नोट करता हूं। O के कोऑर्डिनेट्स जो है यहां से देख करके लिख रहा हूं, O के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0। B के कोऑर्डिनेट्स क्या है? B के कोऑर्डिनेट है 2 सेकेंड, 20, 2 सेकेंड, 20 मीटर। इसे मैंने समझा ये T1 है, इसे मैंने समझा ये S1 है, इसे मैंने समझा ये T2 है, इसे मैंने समझा ये S2 है। तो अब फिर स्लोप निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? अगर इस पार्ट का स्लोप निकालूंगा तो S2 माइनस S1, 20 माइनस 0, 20 आ गया। किसमें था? मीटर में था, तो 20 मीटर आ गया। ये भी मीटर में, इसमें ये मीटर में, ये सेकंड में, जीरो के साथ लिखने का कोई मीनिंग नहीं था इसलिए नहीं लिखा हुआ था, बाकी है ये मीटर और सेकंड में। और ऐसे 2 में से 0 माइनस हुआ तो 2 आ गया, सेकंड में था 2 सेकंड आ गया। अब 2 से इसको कैंसिल किया, 10, अगेन 10 मीटर पर सेकंड, जो आपको यहां मिला था। क्योंकि स्ट्रेट लाइन है इतना पार्ट आपके पास, तो इस स्ट्रेट लाइन पे हर जगह जितनी वेलोसिटी यहाँ पे है उतनी वेलोसिटी यहाँ पे है, उतनी वेलोसिटी यहाँ पे है, उतनी वेलोसिटी यहाँ है, सब जगह वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। O से लेकर के B तक, यानी कि 0 सेकंड से लेके 2 सेकंड तक बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट रही है, और वो वेलोसिटी कितनी रही है? 10 मीटर पर सेकंड। इस इंटरवल में कोई भी इंस्टेंट दे देता है, 0 से 2 सेकंड के इंटरवल में मुझे कोई भी इंस्टेंट दे देता है और उस इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलता है, तो उसका आंसर 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। अब सपोज मुझे कह देता है कि बताइए
t इक्वल्स टू 3 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी है। अब मेरे को दिख रहा है t इक्वल्स टू 3 सेकंड, यानी कि c वाले पॉइंट पे वेलोसिटी पूछ रहा है, और ये तो एक ही स्ट्रेट लाइन, इसी स्ट्रेट लाइन इसके आसपास का छोटा सा रीजन होगा, तो यही वाली स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो मेरे से बेसिकली इस लाइन का स्लोप पूछ रहा है। अब इस लाइन का स्लोप पूछ रहा है, तो क्या इस पे मुझे किन्हीं दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता है? तो ऑफ कोर्स दो से ज्यादा पता है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी पता है, कितने हैं 2 सेकंड 20 मीटर। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी पता है, कितने हैं 3 सेकंड 10 मीटर। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी पता है, कितना है 4 सेकंड 0 मीटर। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट डी मान लो, इस पॉइंट को, या इसको डी मान लेते हैं, इसको ई कह देते हैं। ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी पता है, कितने हैं ई के कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे मान लो लिखा हुआ है आपके पास -10। तो -10 ई के कोऑर्डिनेट है 5 सेकंड -10 मीटर। ठीक है, तो मतलब बहुत ढेर सारे पॉइंट्स पता है। कोई भी दो पॉइंट्स ले लो इस पे, जो आपकी इच्छा हो, जिन पॉइंट्स के आपको कोऑर्डिनेट पता है उनमें से कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, अगर आपको इस लाइन के किसी भी पार्ट का स्लोप निकालना है। तो सपोज मैंने डिसाइड किया मैं बी लूंगा और मैं सी लूंगा, तो अब बी के और सी के कोऑर्डिनेट्स में लिखता हूं। दो मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से लिख देता हूं। बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं? टाइम वाला कोऑर्डिनेट 2 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट वाला कोऑर्डिनेट या पोजीशन वाला 20 मीटर, और सी के क्या है? सी के कोऑर्डिनेट है 3 सेकंड 10 मीटर। ठीक है, अब मान लो मैं गया बी से सी हूं, 2 सेकंड पे यहां था, टाइम तो हमेशा बढ़ेगा, 3 सेकंड पे यहां पहुंचा हूं, तो इसे मैं मान लेता हूं कि ये T1 है। अब और ये वाला मैं मान लेता हूं ये S1 है, इसे मान लेता हूं ये T2 है, और इसे मान लेता हूं ये S2 है। तो वेलोसिटी एट C लिख दो, या ऐसे ही t इक्वल्स टू 3 सेकंड भी लिख सकते हो। वेलोसिटी एट 3 सेकंड का मतलब वेलोसिटी एट C ही बतानी है। तो वेलोसिटी एट C S2 माइनस S1 10 मीटर -20 मीटर अपॉन, तो अपॉन 3 सेकंड -2 सेकंड, 3 सेकंड -2 सेकंड। अब 10 मीटर में से 20 मीटर माइनस करेंगे तो आएगा -10 मीटर, अपॉन 3 सेकंड में से 2 सेकंड माइनस किया 1 सेकंड, तो VC की वैल्यू हो गई -10 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी है। अगर मेरे से स्पीड पूछा होता तो माइनस में नहीं देता, क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, तो इसी चीज को मैं प्लस में कर देता। अगर मुझे स्पीड कह रहा होता, वेलोसिटी की जगह मुझसे कहता व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 3 सेकंड या एट पॉइंट C, तो फिर मैं क्या करता, VC लिखता, तो यहाँ पे साथ में मॉड लगा देता स्पीड निकालते वक्त। अगर ये स्पीड होती तो यहाँ पे मॉड की लाइन बना देता, यहाँ भी मॉड आता, और जब ये मॉड के बाहर निकालता तो ये प्लस हो जाता, तो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है स्पीड। ठीक है, अब मान लो मेरे को कहता है कि वैल्यूज गलत लिखी थी, 6 7, मुझे कहता है t इक्वल्स टू 6 सेकेंड पे, t इक्वल्स टू 6 सेकेंड पे, यानी कि यहां पे मान लो इस पॉइंट का नाम f है, बताइए वेलोसिटी कितनी है? t इक्वल्स टू 6 सेकेंड पे वेलोसिटी, देखो t इक्वल्स टू 6 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गई है, पोजीशन तो जीरो हो चुकी है, बॉडी अपनी जगह से चली, चलते चलते 20 मीटर दूर गई, वापस लौटने लगी, वापस लौटते लौटते वापस अपनी जगह पे आ गई 4 सेकंड पे। फिर दूसरी डायरेक्शन में, अगर मान लो ये डायरेक्शन ईस्ट थी, तो ईस्ट में जाते जाते 20 मीटर गई, ईस्ट से वापस लौटनी शुरू हुई, वापस लौटते लौटते जीरो वाली पोजीशन पे आ गई, अब इधर जा रही है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, अगर इधर ईस्ट था तो इधर वेस्ट है नेगेटिव में, तो अब ये वेस्ट में जा रही है, यहाँ से 10 मीटर ये वेस्ट में चली गई है, या -10 मीटर ईस्ट में चली गई है कह लो, तो 10 मीटर वेस्ट में पहुंच गई, फिर वापस लौटते लौटते उसी पोजीशन पे पहुंच गई, फिर ईस्ट में जा रही है ये बॉडी। एनीहाउ हमें मान लो अब वेलोसिटी निकालनी है F पॉइंट पे, दैट इज t इक्वल्स टू 6 सेकेंड पे। तो F पॉइंट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करने वाला पॉइंट है, आपको दिख रहा है, वो कौन सा है आपके पास? स्ट्रेट लाइन EFGH स्ट्रेट लाइन। अब ग्राफ को मैं देखूं, क्या मुझे इस लाइन पे किन्हीं दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता है?
अब इनके बहुत क्लियरिटी के साथ दिख नहीं रहे मुझे कोऑर्डिनेट्स क्या है, जी और एच पॉइंट के पॉइंट्स की क्लियरिटी मेरे को हो नहीं रही है कितनी है, लेकिन एफ के तो पॉइंट्स के लिए कोऑर्डिनेट क्लियर है मेरे को। टाइम की वैल्यू 6 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0, तो एफ के कोऑर्डिनेट्स तो मैं लिख ही सकता हूं, और साथ साथ मुझे ई के कोऑर्डिनेट्स भी दिख रहे हैं। ई की वैल्यू मुझे ग्राफ पे क्लियरली दी गई है 5 सेकेंड और -10 मीटर। तो मैं ई के और एफ के कोऑर्डिनेट्स नोट करता हूं। ई के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए मेरे पास, 5 सेकेंड कॉमा -10 मीटर, और एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए मेरे पास, 6 सेकेंड कॉमा 0 मीटर। इसे मान लिया ये T1 है, इसे समझ लिया जैसे ये T2 है, इसे समझ S1 है, इसे समझ लिया ये T2 है, इसे समझ लिया ये S2 है। तो वेलोसिटी एट F निकालते हैं, S2 माइनस S1, 0 मीटर -10 मीटर अपॉन T2 माइनस T1, 6 सेकेंड -5 सेकेंड। न्यूमरेटर देखें, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 0 मीटर प्लस 10 मीटर 10 मीटर हो गया, नीचे 1 सेकेंड, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। देखो वेलोसिटी फिर से पॉजिटिव आ गई है, क्योंकि मैंने आपसे कहा क्या हुआ, पहले सपोज ये ईस्ट में चल रहा था, तो यहां से चलते चलते 20 मीटर ईस्ट चला गया, फिर वापस लौटने लगा, वापस अपनी पोजीशन पे आ गया, अब वेस्ट में चला गया, अब फिर किधर आ रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो चलते चलते अपनी कैसे ईस्ट की तरफ आ रहा है, वेस्ट में चला गया था, मान लो इधर ईस्ट है, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है, ठीक है ना, ईस्ट वेस्ट। मैं यहां से चलता गया यहां पहुंच गया ईस्ट में, मैं वापस लौटने लगा, यहां आके रुका नहीं, तो अब मैं कहां चला गया, ओरिजिन से वेस्ट में चला गया। अब मैं वेस्ट से फिर वापस लौट रहा हूं, जब मैं इधर चल रहा हूं तो मैं किधर जा रहा हूं, ईस्ट की तरफ जा रहा हूं। तो ये यहाँ पे किधर जा रहा है, प्रेजेंट जरूर वेस्ट में है, यहाँ पे, लेकिन जा किधर रहा है, ईस्ट की तरफ। तो ईस्ट की तरफ मोशन हो रहा है इसका, तो वेलोसिटी तो ईस्ट की है, और ईस्ट को पॉजिटिव लिखा था तो पॉजिटिव। मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए बोला है, ईस्ट हमेशा ईस्ट नहीं होगा, मतलब जो भी डायरेक्शन पॉजिटिव है उस डायरेक्शन में की तरफ मूव कर रहा है। हो सकता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन हो, तो एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कैसे, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है आपके पास, ये ओरिजिन है, तो पार्टिकल ने कैसे चलना शुरू किया, इस एक्स एक्सिस पे, शुरू में ओरिजिन पे था, अब पॉजिटिव एक्स की तरफ चलने लगा, चल के पहुंचा ए पॉइंट पे 10 मीटर पे, फिर पहुंचा बी पॉइंट पे 20 मीटर पे। उसके बाद क्या हुआ, फिर सी पे आया, पहले यहां से यहां गया था, फिर यहां से यहां गया, फिर क्या हुआ, यहां से यहीं पे आया है, इसी जगह पे आया है। पॉइंट भले इसमें सी दिख रहा है, लेकिन सी और ए का मतलब एक ही पोजीशन हो गई, क्योंकि टी भी जो है ओरिजिन से 10 मीटर पे है, ए भी ओरिजिन से 10 मीटर पे है और सी भी ओरिजिन से 10 मीटर पे है, और दोनों एक ही डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स वाली डायरेक्शन अगर ले रहे हो तो पॉजिटिव एक्स, ईस्ट ले रहे हो तो ईस्ट में, यानी कि सेम पोजीशन है ये दोनों। इसके बाद क्या हुआ, देखें, ए से सी पे आ गया था, अब सी से बात करते हैं, सी से डी पे गया, डी क्या हो गया, फिर से यही पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट उसकी 0 हो चुकी है, वापस आ गया, फिर ये ई पे गया, यहां से यहां आ गया, ये ई है, ई -10 मीटर लिख दिया, क्योंकि अब ये नेगेटिव एक्स में आ चुका है। ई से फिर किधर जाने लगा, चलने तो इधर लगा ना, ई से, अब तो जा तो ये पॉजिटिव एक्स में ही रहा है ना, यहां पे ये वेलोसिटी इसीलिए पॉजिटिव हो गई ई पे, ठीक है। यही वेलोसिटी जी पे भी है, इनफैक्ट ई से लेकर के एच तक किसी भी पॉइंट तक पहुंचे तो मेरे पास वेलोसिटी यही है, लेकिन कंफ्यूजन के पॉइंट्स क्या हैं, एक ये बी इज अ पार्ट ऑफ दिस लाइन एज वेल एज दिस लाइन, ठीक है ना। तो यहां पे वेलोसिटी हम डिफाइन नहीं करेंगे, पूछेगा भी नहीं आपसे यहां वेलोसिटी कितनी है, ये नहीं, ये वाला पॉइंट, इस पे भी ये इस लाइन का पार्ट भी है, इस लाइन का पार्ट भी है, दोनों का स्लोप अलग अलग है। इस पे बार बार मैं वेलोसिटी के लिए क्यों स्ट्रेस दे रहा हूं,
वैसे तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे कोई खास क्वेश्चन आते नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो उस पर बनते हैं, लेकिन जो भी बनते हैं वो मेनली जो है वो वेलोसिटी से रिलेटेड होते हैं, इसलिए हम वेलोसिटी पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं। चलो अब हमें वेलोसिटी निकालनी तो आ गई, किसी इंस्टेंट पे हम कैसे वेलोसिटी निकालेंगे। अब आता है कि, और ये भी आ गया कि किसी इंस्टेंट पे हम पोजीशन कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, हमें ये भी मालूम चल गया। किसी इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे वो भी मालूम चल गया। जैसे मैं आपसे कहूं 6 सेकंड से लेकर के 8.5 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 6 से 8.5, तो 6 पे मैंने देखा पोजीशन क्या थी, 0 की थी। 8.5 पे पोजीशन क्या हो चुकी है, 30 की, तो 30 में से 0 माइनस कर दिया, 30 मीटर की डिस्प्लेसमेंट हो गई। मैं आपसे कहूं t इक्वल्स टू 0 से लेकर के t इक्वल्स टू 2 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो t इक्वल्स टू 0 पे कितनी थी डिस्प्लेसमेंट, 0 ही थी। t इक्वल्स टू 2 पे डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 20 मीटर, तो 20 मीटर हो गई, 20 माइनस 0 कर दिया। कहा t इक्वल्स टू 0 से लेकर के t इक्वल्स टू 3 सेकंड, या पहले 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो पहले 3 सेकंड के लिए t इक्वल्स टू 0 पे कहा था, 0 पे, t इक्वल्स टू 3 पे कहां पे है, 10 मीटर पे, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 10 मीटर। कहा डिस्टेंस कितना ट्रेवल्ड है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल्ड है पहले 3 सेकंड में। तो अब डिस्टेंस के लिए सिर्फ इनिशियल फाइनल नहीं देखना होगा, पहले 10 मीटर गया, फिर 10 मीटर और गया, 20 मीटर हो गया, फिर 10 मीटर वापस लौटा, 20 मीटर जाकर के एक डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन से 10 मीटर वापस लौटा, तो भाई जाना 20 मीटर और 10 मीटर आना, तो टोटल पाथ लेंथ कवर 20 मीटर इधर, 10 मीटर इधर, 30 मीटर हो गया, डिस्टेंस 30 मीटर का हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट की लेंथ, तो कितना गया था, 20 मीटर गया था, 10 मीटर वापस आ गया, तो शुरू वाले पॉइंट से कितनी दूर हो गया, 10 मीटर, 20 गया था, 10 वापस आ गया, तो 10 मीटर दूर ही बचा, तो वो डिस्प्लेसमेंट हो गई। ठीक है ना। कहता है पहले 6 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो सिर्फ मुझे इनिशियल और फाइनल देखने की जरूरत है, बीच का कुछ नहीं। t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 6 सेकंड डिस्प्लेसमेंट, तो मुझे बीच का कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, t 0 पे कहां था और t 6 पे कहां है, सिर्फ इतना ही देखना है। t 0 पे 0 पे था, t 6 पे भी 0 पे ही है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गई 6 सेकंड की 0। लेकिन मुझसे कहता है 6 सेकंड में t इक्वल्स टू 0 से लेके t इक्वल्स टू 6 सेकंड तक में डिस्टेंस कवर्ड कितना है, तो मुझे सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। पहले 20 मीटर गया, फिर 20 मीटर लौटा, फिर 10 मीटर और गया, फिर 10 मीटर और आया, तो कितना हो गया, 20 एक डायरेक्शन में गया, 20 वापस लौटा, फिर उस पॉइंट को क्रॉस करके 10 और आगे गया, तो 20 ये था, 30 ये हो गया 50, फिर 10 इधर भी आया, ठीक है ना, तो ये हो गया 60 मीटर। कैसे कैसे, 20 मीटर ओ से बी जाने में, बी से ई आने में 30 मीटर का लेंथ ट्रेवल की है उसने, ऐसे गया 20 मीटर, ऐसे गया 30 मीटर, फिर ऐसे आया 10 मीटर, फिर से एक बार देखिए, ऐसे गया 20 मीटर, ऐसे गया 30 मीटर, ऐसे आया 10 मीटर, तो 20 30 50 और 10 60, 20 30 50 और 10 60 मीटर, ये इसकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया। डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही है, क्योंकि ऐसा करने के बाद वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गया है। 20 गया था, 30 इधर चला गया, यानी कि जहां से चला था, यहां से चला था, 20 इधर गया, 30 इधर आया, तो 10 मीटर इससे आगे निकल गया, लेकिन 10 वापस लौट आया, तो फिर यहीं पे आ गया। ठीक है। अब कहता है एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी तो बहुत आसान है, आपको डेफिनेशन पता है। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना आपने सीख लिया और टाइम से मालूम चल जाएगा, टाइम तो गिवन ही होगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि 6 सेकंड में एवरेज वेलोसिटी कितनी है उसकी, पहले 6 सेकंड में, तो पहले 6 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितनी है, अभी निकाली थी 0, डिस्प्लेसमेंट 0 है, टाइम कितना है 6 सेकंड बोल ही रहे हैं, तो 0 डिवाइडेड बाय 6 सेकंड, 0 आ गया हमारे पास, एवरेज वेलोसिटी 0 हो गई। कहा पहले 3 सेकंड में एवरेज वेलोसिटी कितनी है, तो पहले 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0 पे था, 20 पे पहुंचा, इनफैक्ट इनिशियल और फाइनली देखना, 0 पे था और 3 पे कितने पे है, 10 पे है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गई 10 मीटर की। टाइम कितना दिया, ये 3,
तो 10/3 मीटर पर सेकेंड की एवरेज वेलोसिटी हो गई। कहा 5 सेकंड में एवरेज वेलोसिटी कितनी है, पहले 5 सेकंड में, तो t0 से t5 तक डिस्प्लेसमेंट कितनी है, -10 मीटर। इस पे 0 थी और फाइनल टाइम पे जो है -10 हो गई है, तो फाइनल माइनस इनिशियल किया, -10 मीटर की डिस्प्लेसमेंट हो गई। टाइम कितना लगा दिया, ये 5 सेकंड, तो -10 मीटर अपॉन 5 सेकंड, दैट इज -2 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, ये वेलोसिटी हो गई हमारे पास एवरेज वेलोसिटी इन द इंटरवल फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 5 सेकंड। कहता है एवरेज स्पीड बता दो 6 सेकंड की। एवरेज स्पीड के लिए डिस्टेंस निकालना आपने सीखा, 20 ये गया, 30 ये आया, 10 ये गया, 60 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। टाइम कितना, 6 सेकंड दिया है, 6 सेकंड के लिए कहा था आपको, तो 60 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल और 6 सेकंड में ट्रेवल, तो 10 मीटर पर सेकंड की एवरेज स्पीड हो गई। कहता है 5 सेकंड में बताओ एवरेज स्पीड कितनी है, तो 5 सेकंड की एवरेज स्पीड कितनी है, पहले 20 मीटर गया, फिर 20 मीटर आया, फिर 10 मीटर और गया, 50 मीटर का डिस्टेंस, और 5 सेकंड में तो 10 मीटर पर सेकंड आ गया, 50 मीटर डिवाइडेड बाय 5 सेकंड, तो ये भी हमारे पास निकल गया। यानी कि जितने हमने यूज समझे थे इसके, वो सब हमें निकालना आ गया। ठीक है ना, चलिए एक और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना हुआ हमारे पास इस तरह से, कुछ पॉइंट्स मार्क है, O A B C, इस तरह से आपको कुछ पॉइंट्स मार्क किया। हमसे पूछता है कि आप बताओ पार्टिकल रेस्ट कहाँ पे है, वेयर इज द पार्टिकल एट रेस्ट, पार्टिकल की वेलोसिटी 0 कहाँ है। तो हम याद करें कि वेलोसिटी हम कैसे निकालते थे इस पे, तो हमें याद आया कि स्लोप से निकालते थे। अगर कर्व होती थी, इसमें तो कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो क्या करते थे, जिस जगह पे भी हमें जिस पॉइंट पे भी स्लोप निकालना होता था वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करते थे कर्व के लिए, उस टेंजेंट का जो स्लोप होता था वो, इसका मतलब है इस कर्व के ऊपर हमें वो पॉइंट या वो पॉइंट्स ढूंढने होंगे जहां पे हम जो टेंजेंट ड्रॉ करें वो इस टी एक्सिस के पैरेलल आ जाए। एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी तो स्लोप 0 हो जाएगा, क्योंकि जब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है तो क्या होता है, वाई चेंज नहीं करता। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो, क्या इस पे वाई चेंज कर रहा है, नहीं। जो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ है, वही वाई कोऑर्डिनेट यहाँ है, वही वाई कोऑर्डिनेट यहाँ है, वही वाई कोऑर्डिनेट यहाँ है, तो डी वाई बाई डी एक्स 0 हो गया। क्यों 0 हो गया, क्योंकि y कांस्टेंट हो गया, dy 0 है, x तो चेंज कर रहा है, यहां से आ जाने में x चेंज हुआ, यहां से जाने में भी x चेंज हुआ, x चेंज हुआ, लेकिन y नहीं चेंज कर रहा है। दूसरा आप कह सकते हो x एक्सिस के पैरेलल है, अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाएगी, दो पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल 0, तो इसका एंगल 0 हो गया, तो इसका मतलब इसका स्लोप tan 0 हो गया, tan 0 भी 0 होता है। तो हमें वो पॉइंट्स ढूंढने हैं जहां पे, वो पॉइंट या पॉइंट्स ढूंढने हैं जहां पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करें कर्व के लिए तो वो टेंजेंट कैसी आएगी, पैरेलल टू टी एक्सिस आ जाएगी। क्या ए पॉइंट पे ऐसा होगा, नहीं, ए पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो टेंजेंट तो कुछ इस तरह से आएगी, ए पॉइंट वाली ए पे टेंजेंट होगी, भले कर्व को कहीं और कट कर रही है। लेकिन अगर आप बी पॉइंट देखो तो बी पॉइंट पे ऐसा है, बी के पास में एक छोटा सा पोर्शन ले लूं तो दैट इज मोर और लेस दिस स्ट्रेट लाइन। अगर यहां पे टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो वो टेंजेंट पैरेलल टू टी एक्सिस आ जाता है, तो इसका मतलब है बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, 0 है, स्लोप 0 आ रहा है। सेम चीज सी के साथ भी है, सी पे भी, सी के पास में छोटा सा रीजन ले लीजिए, स्मॉल रीजन, तो वहां पे भी क्या हो रहा है, लाइन पैरेलल टू टेंजेंट जो है पैरेलल हो जा रही है, तो वेलोसिटी एट सी भी कितनी हो गई, 0 हो गई। तो ये दो पॉइंट्स हैं जहां पे वेलोसिटी 0 है। आपसे पूछता है क्या इस कर्व में कोई रीजन ऐसा है जहां पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, रीजन पूछ रहा है, पॉइंट नहीं पूछ रहा है। रीजन का मतलब जैसे O से A तक, A से B तक, O से B तक, B से C तक, कह रहा है कि कहीं कोई पॉइंट ऐसा है जहां इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो देखो ये कर्व कैसी हो रही है, ऐसे आपको बताया था, अगर ऐसी कर्व बनेगी तो क्या होगा, स्लोप इंक्रीजिंग होगा, और ऐसी कर्व बनेगी तो क्या होगा, स्लोप डिक्रीजिंग होगा। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। तो ये पार्ट में क्या है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो इस पार्ट में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। पूछता है ए से बी वाले रीजन में बताइए एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव है, कांस्टेंट है या 0 है। अब ए से बी का रीजन स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट तो नहीं है,
पर ये कर्व कैसी हो गई, ऐसी वाली कर्व का पार्ट हो गया, कुछ इस तरह की ही कर्व है ये, ठीक है ना। तो ऐसी कर्व हो गई ए से बी तक के लिए, तो रिजल्ट क्या हुआ, ये तो डिक्रीजिंग स्लोप की कर्व है, तो स्लोप डिक्रीजिंग, स्लोप डिक्रीजिंग का मतलब क्या हो गया कि इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। अब देखो ए पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये एंगल एक्यूट मिला, यानी कि ए पे जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है, लेकिन बी पे वेलोसिटी कितनी है, जीरो, यानी कि पॉजिटिव से कम होते होते बी पे वेलोसिटी जीरो हो गई, तो बॉडी रिटार्ड कर रही है, तो ये पोर्शन हो गया रिटार्डेशन का। कहा क्या कहीं ऐसी जगह है जो वेलोसिटी नेगेटिव हो, तो मैंने देखा क्या वेलोसिटी कहीं पे नेगेटिव हो सकती है, कोई ऐसा रीजन, कोई ऐसा पॉइंट है, तो कहा अगर इस रीजन में कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करो ओ से ए के बीच में, तो एंगल एक्यूट ही मिलेगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल मिलेगा थीटा, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का मिलेगा तो tan थीटा पॉजिटिव ही मिलेगा, तो इस रीजन में तो वेलोसिटी पॉजिटिव है। इनफैक्ट इस रीजन में भी यही है, आप टेंजेंट कहीं भी ड्रॉ करो बी को छोड़ करके, तो सब जगह क्या होगा, आपको स्लोप जो है वो पॉजिटिव ही मिलेगा। इवन बी के बहुत पास में ये पॉइंट ड्रॉ करोगे तो इस पे भी स्लोप जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल के लिए मिलेगा, ये वाला एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो जाएगा, पॉजिटिव है। लेकिन इस पार्ट में अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, मान लो मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो आप देख सकते हो ये क्या हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट का इंक्लिनेशन हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि tan नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है। तो B से आगे का रीजन, C से पहले तक का रीजन, B से लेके C तक, B नहीं इंक्लूडेड, C नहीं इंक्लूडेड, इस रीजन में क्या है, वेलोसिटी कैसी है हमारे पास, वेलोसिटी नेगेटिव है। इस रीजन में फिर C से आगे वाले रीजन में वेलोसिटी पॉजिटिव है। अब ये वेलोसिटी इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, फिर देखो ये कर्व इस तरह की जा रही है, अगर इसी कर्व को उठा करके यहाँ पे बनाओ तो ऐसी ही कर्व बनेगी, ये कर्व अगर यहाँ पे से उठा करके इस जगह पे बना करके देखो तो ऐसी ही बनेगी ना। ऐसी कर्व के लिए आपको क्या बताया था कि अगर कर्व इस तरह की होगी तो क्या होगा, स्लोप इंक्रीजिंग, तो स्लोप इंक्रीजिंग है। वैसे भी एक चीज देखो, एंगल बढ़ता जा रहा है, यहाँ जीरो था, इसके बाद क्या हुआ, पॉजिटिव हो गया एंगल आपके पास, और बढ़ता जा रहा है, बढ़ते बढ़ते क्या हो रहा है, अगर थोड़ा और आगे कर दो तो कहीं जाकर के इनफाइनाइट हो जा रहा है स्लोप इसका, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गया कि कहाँ पे वेलोसिटी जीरो, किस रीजन में पॉजिटिव, किस रीजन में नेगेटिव, एक्सेलरेशन कहाँ पॉजिटिव, एक्सेलरेशन कहाँ नेगेटिव, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे अगर ऐसा ग्राफ बना हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर इस तरह का ग्राफ बना है, ये डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम, तो क्या कहेंगे, सबसे पहली चीज तो हम ये कहेंगे कि ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। इमेजिनेशन हम कर सकते हैं, इमेजिन तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इमेजिन तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम जो है पलक झपकाएंगे तो हम चांद पे पहुंच जाएंगे, पलक झपकाएंगे तो मून पे पहुंच जाएंगे, हम एक ऐसा रॉकेट बनाएंगे जो हमें पलक झपकाते ही मून पे पहुंचा देगा। ऐसा इमेजिनेशन तो आप कर सकते हो, क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है, नहीं है। तो प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको देखो तो इसका स्लोप कितना आ रहा है, इसका स्लोप है tan 90, tan 90 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। और स्लोप क्या चीज देता है, वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी इनफाइनाइट है। वेलोसिटी इनफाइनाइट इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। क्यों, किसी भी चीज की वेलोसिटी लाइट की स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकती, और लाइट की स्पीड भी फाइनाइट है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये तो उससे भी बड़ी आ रही है वैल्यू, ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी ग्राफ लाइन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बाकी आपसे पूछता है ये ग्राफ लाइन बता क्या रही है, तो आप कहोगे इनफाइनाइट वेलोसिटी। आपसे पूछता है क्या रियलिटी में ऐसी चीज एग्जिस्ट कर सकती है, नेचर में ऐसा एग्जिस्टेंस हो सकता है, तो आप कहोगे नो, दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। अगर ग्राफ लाइन ऐसी बनी होती है तो ये क्या इंडिकेट करती है, ये तो देखो यही सिचुएशन हो गई, ऐसी लाइन बनाई थी तो क्या मतलब था, वेलोसिटी जीरो, बॉडी रुकी हुई है। देखो अगर यहाँ पे मान लो 20 मीटर लिखा है, तो जब t जीरो था तो भी 20 मीटर, मान लो यहाँ पे आकर के t 5 सेकेंड हो गया, इस जगह का t जो है वो आपके पास 5 सेकेंड हो गया, तो 5 सेकेंड के बाद कितनी है पोजीशन इसकी, डिस्प्लेसमेंट अगेन 20 मीटर। तो ये तो हमेशा ओरिजिन से 20 मीटर ही दूर है, टाइम बढ़ता जा रहा है इस पे, लेकिन हर जगह का आप देख रहे हो डिस्प्लेसमेंट का कोऑर्डिनेट 20 मीटर ही है, यानी कि पोजीशन तो बदल ही नहीं रही है, और पोजीशन नहीं बदलेगी तो बॉडी रेस्ट पे। तो ऐसा ग्राफ क्या बताता है, बॉडी रेस्ट पे, यानी कि v = 0। ये वाला ग्राफ क्या बता रहा है, v इनफिनाइट, और ये क्या है, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ऑफ कोर्स पॉसिबल है। मैं खड़ा हो जाऊं, मैं सो जाऊं, मैं 2 घंटे तक सोता रहा, अपनी जगह से हिला ही नहीं,
तो मैं रेस्ट पे ही रहा 2 घंटे तक, टाइम बीतता रहा, लेकिन आई वॉज एट रेस्ट। एक कार एक पर्सन ने पार्क कर दी, पार्किंग में खड़ी हुई है वो कार, तो क्या हुआ कि वो रेस्ट पे है। तो रेस्ट तो प्रैक्टिकली पॉसिबल सिचुएशन है। तो ये हमारे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स थे। इस वीडियो में हमने सिर्फ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ समझ पाए हैं। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमारा ओवर हुआ। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा है उसमें हम अगला ग्राफ देखेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है, मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा। मेजॉरिटी क्वेश्चन, इनफैक्ट मोर और लेस सारे ही क्वेश्चन जो आते हैं वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बहुत काम आएगा हमारे, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ।